नमस्कार। सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह दावा किया है कि बीजेपी के 4 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ये शामिल हुए और अब वापस कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो गोविंद सिंह का यह बयान सामने आया है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि हम गद्दारों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। यह कहना है गोविंद सिंह का। कांग्रेस से भागे हैं, कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर वो लोग भी कई ऐसे हमें मिलते हैं। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे, चर्चा की कि साहब हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे? बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के सिंधिया जी ने कहा था दे देंगे, अब दे ही नहीं रहे। मतलब आपका दावा है कि बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में हैं? संपर्क में, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम ऐसे लोगों को जो उन्होंने पीठ में छुरा मारा, उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में कोई। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, पीठ में छुरा भोंकने वालों को वापस नहीं लेंगे, पर सवाल यह है कि कमलनाथ तो कह रहे हैं कि हाथ जोड़िए, पैर पड़िए, कुछ भी करिए, पर 2023 जीतना है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह ने ये बात फिर से ताज़ा कर दी है। जिस समय से हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आई थी, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से उस जख्म पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे 4 विधायक अभी भी जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वो संपर्क में हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। और उन्होंने तकरीबन कुछ जो पैसे की डिमांड की बात कही कि 18 करोड़ रुपए लिए थे, बाकी उनको पैसा नहीं मिला है। उसी की शिकायत उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से की है और कह सकते हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि जब उन्होंने ये बात रखी है तो कहीं ना कहीं कुछ चर्चा की गई होगी। इसी बात को लेकर उन्होंने आधार बनाया। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम भी आया है कि उनके द्वारा ही सारे जो विधायक हैं इनको खरीद फरोख्त की गई थी और अब वो वापसी करना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं। मगर ये संकेत भी उन्होंने दे दिया कि उनके लिए कोई कांग्रेस के रास्ते खुले नहीं हैं। मगर इस बात से ये क्लियर हो चुका है कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जो पहले आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं उस पे। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, गद्दारों को पार्टी में वापस नहीं लेंगे, ये कह रहे हैं गोविंद सिंह, और सिर्फ 18 करोड़ रुपए दिए गए, बाकी की रकम भी नहीं मिली, कुछ इस तरह का जिक्र भी वो कर रहे हैं। जी प्लीज। मैं मंगल ग्रह पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं एक कहूं तो मुझे मंगल ग्रह पर भेज कौन रहा है? और मैं जाने वाला भी नहीं हूं। तो ये कह रहे हैं कि इनको नहीं लूंगा, उनको नहीं लूंगा, तो जा कौन रहा है? ये जबरन में इस प्रकार की बयानबाजी करके खुद के भाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, संपर्क में इतने हैं और उतने हैं, तो जरा इतिहास उठाकर देख लें। डॉक्टर गोविंद सिंह जी वरिष्ठ विधायक हैं। जब जब कांग्रेस के जिम्मेदार नेता ने इस प्रकार की बयानबाजी की है, औंधे मुंह गिरे हैं। कमलनाथ जी ने की थी, दिग्विजय सिंह जी ने की थी, 2 दर्जन हमारे संपर्क में हैं। आप उठाकर देखिए, आर्काइव में जाइएगा, इनके वीडियो उठाकर देखेंगे तो ये तमाम उस समय के इनके मंत्रीगण तमाम बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे और उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और उनको यकीन भी नहीं था। और उनके 2 दर्जन विधायक वहां से यहाँ हो गए, उनको पता भी नहीं चला। सरकार में बैठे थे, सारी इंटेलिजेंस उनकी थी, मंत्री उनके थे, उनके विधायक थे, शपथ ले हुए बैठे थे और उनको छोड़ के चले गए थे। तो मुझे लगता है कि ये डींगे मारने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। संपर्क में तो एक क्या, सभी विधायक होने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं, सीनियर विधायक हैं, तो सभी विधायक, हमारे भी सभी कांग्रेस के और बाकी पार्टियों के विधायक संपर्क में रहते हैं। लेकिन रही बात पार्टी से आने जाने की, तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ विधायक हो गए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं,
डींगे ना मारें तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल साहब, और हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। कोशिश ये थी कि और भी रिएक्शन मिल पाए और कांग्रेस से भी ये रिएक्शन मिल पाए कि भाई 4 लोग अगर संपर्क में हैं। ये बात भी सही है कि जब भी कांग्रेस ने ये कहा है कि 4 लोग हमारे संपर्क में हैं, नुकसान उससे ज्यादा ही हुआ है कांग्रेस को। और ना ही हमें अत्याचार देखना है। राइट मैं इन नेताओं से पूछ रहा हूं, सरकारी मंच किसको बैठने को मिलते हैं? तो बीजेपी से निकाले गए हैं प्रीतम लोधी। एक पहचान उनकी ये भी कि उमा भारती के रिश्तेदार के तौर पर जाने जाते हैं। ग्वालियर में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। हथियारों ने उनके जो समर्थक हैं उन्होंने हथियार भी लहराए। प्रीतम लोधी बोले, लाइसेंस किसी का सस्पेंड नहीं होने दूंगा। रिपोर्ट देखिए। हमें अत्याचार नहीं करना है, अत्याचार सेना नहीं है, देखना है। हमें ना अत्याचार करना है और ना ही सहना है। खुले मैदान में बुलंद आवाज में हथियारों से लैस लोग ले रहे हैं शपथ, लेकिन कोई अत्याचार कर ना पाए और किसी को अत्याचार सहना ना पड़े। इसके लिए देश का कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, प्रशासन है, सरकार भी है। ऐसे में हथियारों के साथ ये शपथ शक्ति प्रदर्शन सा लग रहा है। तस्वीरें ग्वालियर की हैं। खुले मंच से अपने समर्थकों को शपथ दिला रहे ये शख्स बीजेपी के निष्कासित नेता प्रीतम सिंह लोधी हैं। बीजेपी ने इन्हें ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने पर पार्टी से बाहर किया था। इस तरह शक्ति प्रदर्शन कर शायद ये अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। जलालपुरा में दशहरा मिलन समारोह के दौरान प्रीतम लोधी के समर्थकों ने हथियार लहराए। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में लोग बंदूकें और तलवार लेकर मैदान में खड़े हैं। प्रीतम लोधी इन्हें शपथ दिला रहे हैं। समर्थक बेखौफ होकर बंदूकें लहरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रीतम लोधी ने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए ये भी कहा कि शांत से बंदूक उठाओ, एक भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दूंगा। इस तरह हथियारों को लहराकर प्रीतम लोधी किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं? ये अत्याचार के खिलाफ शपथ है या अपना सियासी रसूख दिखाने की कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हथियार लहराए जा रहे हैं, तरह तरह के अब रिएक्शन भी आ रहे हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्वालियर से हमारे सहयोगी, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। सुशील, आपको नजर आ रहे हैं। सुशील, ये सिर्फ समर्थकों को ताकत का एहसास कराया जा रहा है या भाजपा कांग्रेस दोनों को कोई मैसेज देने की भी कोशिश है? एक बात। दूसरी बात कि प्रद्युम्न तोमर से भी पूछा गया था कि साहब इस तरह का घटनाक्रम हुआ, उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा। क्या वाकई उमा दीदी के रिश्तेदार पे कानून इतनी सहजता से काम कर पाएगा? सुशील, बिल्कुल सही बात। देखिए, अगर प्रीतम सिंह लोधी की बात करें तो प्रीतम लोधी जब से भाजपा ने उन्हें ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने के चलते निष्कासित किया है, उसके बाद से वो लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं। भिंड में भी उन्होंने ओबीसी की रैली में शामिल होकर उत्तेजक भाषण दिए थे। उस दौरान भिंड में भी उपद्रव हुआ था और ऐसा ही कल दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया उन्होंने जालालपुर गांव के पास एक हनुमान मंदिर परिसर में, और इसमें भी उन्होंने अपने जो समर्थक थे, जो बंदूकों सहित तलवारों सहित पहुंचे थे, उन्हें अत्याचार के खिलाफ तलवार और बंदूक उठाने की अपील की सार्वजनिक तौर पर, और ये उकसाते हुए कहा कि आप अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाइए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एक भी लाइसेंस आपका निलंबित निरस्त नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं बनवा दूंगा। तो निश्चित तौर पर ये जो बयान है उनका, इस तरह की जो भाषा है, कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी है कि बीजेपी के वो नेता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी पर भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और दूसरी पार्टियों को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बड़े नेता हैं, चूँकि वो ओबीसी का दामन थाम चुके हैं, तो अब ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। बड़ी तादाद में ओबीसी के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो निश्चित तौर पर जो आपका पहला सवाल है कि राजनीतिक रसूख दिखाने की कोशिश तो है ही है। दूसरा सवाल यही है कि ये जो घटनाक्रम कल शाम को हुआ, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है, और अब चूंकि बीजेपी के पूर्व नेता रहे हैं प्रीतम लोधी, इसके अलावा उमा भारती के करीबी हैं, तो जब बीजेपी के
ऊर्जा मंत्री जो उसी इलाके से जहां ये पूरा वीडियो सामने आया है, जहां ये आयोजन हुआ था, उसी इलाके के जो विधायक है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया कि कानून अपना काम करेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो बीजेपी के नेता रहे हैं, इसके अलावा उमा भारती के करीबी है, और दूसरा एक दबंग जो स्थानीय नेता है उसकी छवि भी उनकी पुरानी छावनी और जलालपुर इलाके में है। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी के नेता इस पर बोलने से बच रहे हैं। वही कानून की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये वीडियो सामने आने के बाद और इसमें जिस तरह से भाषा इस्तेमाल की गई है कि बंदूक उठाओ, बंदूक उठाने के लिए कहना गैर कानूनी है, तो निश्चित तौर पर अब देखना यह है कि शाम तक पुलिस क्या इसमें कोई कार्रवाई करती, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोगों की और सियासतदानों की जुबान पर इस वीडियो को लेकर चर्चा है। जी जी जी। हालांकि आम आदमी इस तरह की कोशिश ना ही करे, क्योंकि उसके पीछे प्रीतम लोधी जितनी भीड़ तो होती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जो सवाल हमने पूछा था कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी पूछा गया यही सवाल, उनका जवाब भी आया है। देखिए, ये कानून अपना काम करे। नहीं, लेकिन ये कहाँ तक सही है? केवल इतना बताओ। कानून काम अपना करेगा। बंदूक लेना ना कहाँ तक ठीक है? बंदूक लेना ना, क्या आप बात करोगे इस मामले में? कानून अपना काम करेगा। यही सवाल, इसी को लेकर हमने सुशील से भी सवाल किया था। कानून अपना काम करेगा। और एमपी में पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस दौरान अजब और गजब मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए शराब माफिया तरह तरह की तरकीब लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। रीवा में शराब माफिया ने शराब को छिपाने के लिए नदी को ठिकाना बना दिया, लेकिन माफिया का हर खेल पुलिस कर रही है फेल। माफिया डाल डाल, पुलिस पात पात, माफिया का खेल, पुलिस ने किया फेल। एमपी में इन दिनों शराब माफिया और पुलिस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। कौन किस पर है भारी, किसके पास है ज्यादा अक्ल, मानो ये साबित करने की होड़ लगी है। माफिया डाल डाल तो पुलिस पात पात। माफिया का हर जुगाड़ पुलिस कैसे रही है बिगाड़, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये ना तो मछली पकड़ने की कोशिश है, ना ही किसी सफर की तैयारी। ये पुलिसकर्मी नदी से शराब निकाल रहे हैं। मामला रीवा के चाखाट थाना इलाके के टोंक गांव का है। यहाँ टमस नदी से पुलिस ने शराब की बोतलें निकाली। शराब कारोबारियों ने नदी में छिपाकर ये शराब रखी थी। शराब माफिया ने नदी में शराब का गोदाम बना रखा है। खरीदार मिलने पर नदी से शराब निकालकर बिक्री की जाती है। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारियों ने शराब छुपाने के लिए नदी का बंटवारा भी कर रखा है। ये कारोबार काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं थी। भला कौन सोच सकता है कि नदी में भी शराब छुपाई जा सकती है, लेकिन माफिया के इस खेल को पुलिस ने आखिरकार फेल कर दिया। पुलिस को यहां शराब बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को शराब नहीं मिली और इस दौरान पुलिस को नदी के अंदर शराब छिपाने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस नदी में पहुंची। आरोपियों ने रस्सी बांधकर शराब की बोतलें पानी के अंदर छुपाई हुई थी, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक कई शराब कारोबारी शराब छुपाने के लिए नदी का इस्तेमाल करते हैं। आरोपी अपने अपने इलाके में ही शराब छिपाते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एमपी में शराब कारोबारी अजब अनोखे जुगाड़ अपना रहे हैं और तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं है। शराब माफिया की हर तरकीब पुलिस फेल कर रही है। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18 रीवा। और अर्पित हमारे साथ जुड़ेंगे रीवा से। अर्पित के पास आपको लिए चलेंगे, किस तरह से तरकीब लगाई गई। अर्पित आपको नजर आ रहे होंगे। अर्पित, तरकीब तो बहुत अच्छी लगाई गई थी शराब छिपाने की, लेकिन पुलिस ने मामला फेल कर दिया। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई अर्पित?
जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें सीएम शिवराज के निर्देशों के बाद लगातार जो पुलिस का अमला है वो एक्टिव मोड पर है और अवैध जो नशे हैं उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में पुलिस ने कोरेक्स पर कार्रवाई की है और अभी ये शराब की कार्रवाई चाकघाट थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें चाकघाट थाना क्षेत्र की पुलिस ने टोक गाँव में क्षेत्र के टोक गाँव में दबिश दी और जानकारी मिली कि टमस नदी है, टमस नदी में पानी के नीचे जो अवैध मदिरा थी वो छुपाई गई थी जो तस्कर थे उनके द्वारा, जिस पर पुलिस ने जानकारी मिलने पर नाव के सहारे बीच नदी में जाकर गोताखोरों की मदद से जो पानी के अंदर शराब थी उसे रस्सी के माध्यम से बाहर निकाला और इस पर कार्रवाई की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अर्पित विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन गुना में तो शराब माफिया इससे कई कदम आगे निकल गए। हैंडपंप को बार बना दिया गया और ऐसा जुगत लगाया कि पुलिस खुद दंग रह गई। शराब की धार, हैंडपंप बना बार, पुलिस भी दंग, पैग वाला पंप। एमपी अजब है, दुनिया में हैंडपंप से पानी निकलता है लेकिन यहां निकल रही है शराब की धार। ये कोई साधारण हैंडपंप नहीं, शराब के धंधे को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया अद्भुत आविष्कार है। जरा से जोर लगाई और शुरू हो गई मदरा की सप्लाई। मामला गुना का है। यहां अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस निकली थी, शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और इसी दौरान पुलिस पहुंची भानपुरा। यहां पुलिस का सामना शराब के ऐसे सौदागरों से हुआ जिनका हुनर देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इन्होंने बना रखा था पैग वाला पंप। आरोपियों ने जमीन में एक टंकी रखी थी और उस पर हैंडपंप लगा दिया था। पुलिस ने जैसे ही हैंडपंप चलाया उसमें से शराब निकलने लगी। पुलिस हैरान थी कि आखिर हैंडपंप से पानी की जगह शराब की धार कैसे निकल रही है, लेकिन पुलिस माजरा समझ गई और शराब कारोबारियों की पोल खुल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बर्थडे सेलिब्रेशन आपने कई देखे होंगे, गैस ज्यादा हो तो एक से ज्यादा केक भी कटते देखे होंगे, लेकिन क्या कोई अपने जन्मदिन पर 1000 से भी ज्यादा केक कटवाता है? देखिए ये अनोखी पार्टी। तुम जियो हजारों साल। बर्थडे पार्टियों में ये गाना आपने भी खूब सुना होगा, लेकिन ऐसा नजारा शायद ही देखा हो। बड़े से हॉल में टेबल्स की कतार और उन पर सजे तरह तरह के केक। ये ना तो केक की दुकान है, ना ही यहाँ सामूहिक बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। ये सभी केक एक शख्स की बर्थडे पार्टी के लिए रखे गए हैं। जन्मदिन के मौके पर लोग 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 केक काटते होंगे, लेकिन यहाँ तो सजा है पूरा बाजार। केक की संख्या 1000 के भी। और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इसका मतलब ये है कि 2 अर्थ निकल रहे हैं। पहली बात तो ये आप पार्टी वाले जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सतही है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है उसे भारतीय जनता पार्टी घबराई है। जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का बयान आया है, तो मुख्य चुनौती जो है प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को मान रहे हैं। सर झूठा वार चल रहा है, रमन सिंह के सराहनीय अंदाज में ट्वीट कर रहे हैं, आपने भी ट्वीट किया है, वो भी मानहानि का दावा के लिए। तो पहली बात तो ये है कि मैंने कल आप ही बात किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम है। यही है ना उसका प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूं? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं।
ये दो लाइन है। मैंने कहा इसमें प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, मानहानि दावा करेंगे। उस मामले में बोलना बंद कर दिया। अब वो दूसरी बात करने लगे। तो रमन सिंह जी, आप अपने बयान से बदल क्यों रहे हैं? कमीशन खोरी आपके समय में आप खुद ही बयान दिए हैं कि 1 साल कमीशन मत लो, फिर 30 साल तक राज करेंगे। फिर नाम घोटाले में डायरी में नाम लिखा है सीएम सर, सीएम मैडम, और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट भेजे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया कि जांच नहीं होनी चाहिए। ये तो पहली बार देखा हूं कि उसमें PIL लगाए। इसमें कौन से PIL है? धर्मलाल कौशिक जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाए। इसमें रमन सिंह जी बताए इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है कि रमन सिंह के कार्यकाल के पिछले जो नांग घोटाला उसके पहले की जांच नहीं होना चाहिए। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है जो उन्होंने लगाया, वो बता दे। तो दाएं बाएं मत करे। पूरा भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा उनके साथ है। और ईडी जांच कर रही ना, ईडी जांच कर रही है, तो ये सीएम सर कौन है क्यों नहीं बताते? ये केवल कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों, और कांग्रेस शासित राज्य में आए तो पिछली सरकार की क्यों जांच नहीं कर रहे हो? वो तो प्रमाणित है, आपके पास केस है, उसके बारे में क्या है? सेंट्रल एजेंसी कर रही ना जांच, क्यों सीएम सर के नाम नहीं बताना चाहिए? कौन है सीएम मैडम, वो क्यों नहीं बताना चाहिए? उसमें लिखा हुआ है नागपुर से लेकर दिल्ली तक, उसकी जांच कब करेगी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पर गैर भाजपा शासित राज्यों के लोगों को ही प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इनके पार्टी में जाते ही सब धुल जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा केस का क्या हुआ भाई? वो जैसे भाजपा में गया सब धुल गया। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? जैसे भाजपा में गया सब धुल गया। उसकी जांच नहीं होगी। मतलब सेंट्रल एजेंसी के आप विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो गलत है उसको कानून कार्रवाई, हम कहां रोक रहे हैं? लेकिन आप सूत्रों के हवाले से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी सवाल पूछा 40 घंटा हुई सूची जारी नहीं की, अब कह रहे हैं कि इतने करोड़, सूत्रों से पता चला इतने करोड़। किस किस अधिकारी के पास, ठेकेदार, व्यापारी के पास कितना पैसा जमा आपने पकड़ा है? 40 घंटे में गिन नहीं पाया, बताना चाहिए। तो आप यदि कोई एक आदमी भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हम उसके पक्ष में नहीं है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं उसको गेहूं के सामने घूम क्यों पीस रहे हैं आप? मान लो आपने 16 जगह कार्रवाई की, तो अलग अलग कोई एक संस्था के या एक जो पार्टी है उसके 5 जगह ऑफिस है, 10 जगह ऑफिस है, 25 जगह ऑफिस है, अनेक प्रदेशों में रहते हैं, अलग शहरों में रहते हैं। वहां आप जांच करें, कार्रवाई करें, समझ आता है। यहां तक इंडिविजुअल अलग अलग आपने छापे डाले और अलग अलग छापे डाले हैं, तो किसके घर में क्या जब्ती हुई बताइए ना, जो आपका सवाल है वो तो बता नहीं रहे। लेकिन इसी तरह अगर टारगेट करती रही केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, तो फिर कैसे करेंगे बराबर? क्योंकि यहाँ तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र सरकार तो हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला। लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में, 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए?
प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है? वो तो ऑन पेपर है, पनामा में उसका नाम आया उसके लड़के का, क्यों जांच नहीं होना चाहिए? जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा, जिस कंपनी में काम कर रहे थे उससे पहले खूब पैसा आ रहा था, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ अब डायरेक्टर सिर्फ छोड़े पैसा आना बंद, तो भैया मनी लॉन्ड्रिंग तो वहां हो रहा है, विदेशों से पैसा आया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? आप तो निष्पक्ष है एजेंसी, तो जांच क्यों नहीं होना चाहिए? सर, जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहा है इस वजह से आप टाइमिंग मानते हैं, इसलिए ये सब कार्रवाई, दूसरे राज्यों में चुनाव होता है जब भी तब इस प्रकार की कार्रवाई होती है। मैं तो पहले ही बताया था कि मैं जब यूपी गया था, मैं बोला अब छापा होने वाला है, आसाम गया था बताया था छापा पड़ने वाला है, अब हिमाचल प्रदेश की चुनाव हो रहा है तो छापा पड़ने वाला है, अब उसके बाद छत्तीसगढ़ है तो फिर यहीं स्थायी रहेंगे लोग, जब तक कि चुनाव होगा तब तक इनका कोई काम नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के जब तक चुनाव संपन्न नहीं रहेगा ये सारे लोग यहीं रहेंगे। सर, ये एमएसपी पर आप लोग पहली बार उड़द और मूंग खरीदने जा रहे हैं, क्या करेंगे? हम तो सभी सामान कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, गन्ना, धान, सुगंधित धान और उसके बाद 65 प्रकार के लघु उपज सबका समर्थन मूल्य खरीदी कर रहे हैं। भारत सरकार इसी का अनुसंधान कर ले। हिमाचल का आपका दौरा भी है, रैली में भी आप शामिल होंगे? मैं जा रहा हूँ, आज शाम को निकलूंगा, कल शामिल होंगे और उसके बाद वहां से कर्नाटक भी जाऊंगा, पद यात्रा में शामिल हूँ। सर, ईडी जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तो आगे स्ट्रेटेजी किस तरह की होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के राज्य सरकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में फिर अकेली राज्य सरकार कैसे लड़ेगी? देखो, ऐसा है कि इसका मतलब यह है कि हताश हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है, ये समझ गए हैं और इस कारण से इस प्रकार से इस सरकार को बदनाम करो, अधिकारी काम कर उसको संदेश दे दो कोई काम ना करे, ये संदेश और क्या है? अधिकारी कि हाँ आप छापा डाल रहे हो तो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसके बचाव नहीं है, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो बार बार कि तुम काम मत करो, ये सरकार की छवि अच्छी हो रही। भाई आखिर काम किसके माध्यम से होगा सरकार का? तो मैदान में पदस्थ वो अधिकारी है, मंत्रालय में बैठे उस पदाधिकारी है, लेकिन आप बदनाम करने के लिए आप कर रहे हैं। मैं तो दे रहा हूं भाई, 6,500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है चिट फंड कंपनी का, जांच करो, मैंने लिख के दिया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं?